हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज यूपी पीजीटी इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर 2 की चर्चा करने वाले हैं और स्पेशली आज पीजीटी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपको बता दें हमारे टीजीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, इसलिए क्योंकि जितने भी क्रिटिकल कमेंट्स वगैरह विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड या मिल्टन पर बेस्ड जो लोग भी बोले हैं उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो आप आराम से हमारे टीजीटी और साथ ही साथ पीजीटी के जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा, चैनल छोटा है काम बड़े हैं इसके। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटेन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। तो कह रहे हैं कि एक विलियम शेक्सपियर की एक ऐसा वर्क है जो 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है और डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी कहलाता है, यानी अपरिपक्वता का एक प्रतीक है, वो है वीनस एंड एडोनिस। और वीनस एंड एडोनिस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो लिखा गया था 1593 में। यह फर्स्ट वर्क भी माना जाता है विलियम शेक्सपियर से संबंधित, तो इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कौन सा वर्क है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को चित्रित करता है, वह द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द मेरी वाइफ ऑफ विंडसर। और आपको बता दें यह लिखा गया था 1597 में और क्वार्टो एडिशन में 1602 में पब्लिश होता है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है फ्रेंड्स, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करने की कोशिश करता है द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। नंबर 3 है विच इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। तो आपको बताते हैं डोमिनेंट थीम की बात कर रहा है तो किंग लियर की अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 1605 या 6 में लिखा गया है किंग लियर। और इसका जो डोमिनेंट थीम है वो फिलियाल इनग्रेटिट्यूड है। फिलियाल का मतलब होता है संतान से संबंधित, इनग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता शायद, यानी जो ग्रेटिट्यूड न माने उसे इनग्रेटिट्यूड कहते हैं। यानी संतान से संबंधित जो कृतज्ञता है उसमें इसको दिखाया गया है किंग लियर में। स्पेशली आपका बता दें किंग लियर में रेगन है, गोनरिल है और ये लोग दिखावटी प्रेम करते हैं अपने पिता से, जबकि कार्डेलिया जो है जेन्युइन प्यार करती है अपने पिता से और फाइनली वो लौट करके आती है अपने पिता को मदद करने के वास्ते। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर फ्रेंड्स। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज अ सोशल सटायर। सोशल सटायर क्या है? तो सोशल सटायर लव्स लेबर्स लास्ट, लव्स लेबर लास्ट। आपको बता दें 1590 के मिड में ये लिखा गया है लव्स लेबर लास्ट। ठीक है, ये जो सोशल सटायर है। अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दिस ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन। ये विलियम बेस ने यह लाइन बोला है। चूँकि थोड़ा सा यह लाइन बहुत सबके समक्ष नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने आपके समक्ष लाने की कोशिश किया हूँ। कह रहा है कि अंडर दिस कार्व्ड माने नक्काशी किया हुआ जो संगमरमर है ना, दिस ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर, यानी स्लीप माने सोया हुआ है, सो जाओ, ब्रेव माने बहादुर जो दुखांत नाटक लिखने वाले शेक्सपियर, स्लीप अलोन अकेले सो जाओ, ऐसा बोला गया किसके द्वारा? विलियम बेस के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 7 कह रहे कि विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइप करने में, हाँ, इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन हैमलेट को बोला जाता है। ठीक है, हैमलेट को बोला गया है। और बात करते हैं अगर हैमलेट का तो 1599 से लेकर के, ठीक है, 1601 के बीच में यह लिखा गया है हैमलेट। ठीक है, इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम हुज हेड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एस। कह रहा है कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम में किस कैरेक्टर का जो हेड है ना गधे के हेड में बदल दिया जाता है, तो वह है निक बॉटम, जिसे हम जुलाहा बोलते हैं, द वीवर, निक बॉटम। मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये 1595-96 में लिखा गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माई वर्ड्स फ्लाई अप, मेरे जो शब्द हैं ना वो हवा में उड़ते हैं। माई थॉट्स रिमेन बिलो, जबकि मेरे जो विचार हैं ना नीचे ही रह जाते हैं। क्लाडियस के द्वारा ये बोला गया लाइन है। क्लाडियस आपको पता है हैमलेट, प्रिंस हैमलेट के अंकल हैं। ठीक है, और आपको बता दें इंपॉर्टेंट है, हैमलेट की भी मैंने बताया कि 1599-1601 के आसपास में लिखा गया। तो ये लाइन जो है माई वर्ड्स फ्लाई अप माई थॉट्स रिमेन बिलो, क्लाडियस के द्वारा बोला गया लाइन है। चलें नंबर 10।
ड्रंकन सेवेज जो है बहुत ही क्रिटिकल आलोचना या कह सकते हैं कठिन एक तरह से आलोचना करते हुए वोल्टेयर साहब ने बोला है। ड्रंकन सेवेज बोला है विलियम शेक्सपियर को, कौन? वोल्टेयर ने। ठीक है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे लोग। दो चार ऐसे राइटर हैं ना जो विलियम शेक्सपियर को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। वोल्टेयर ने ड्रंकन सेवेज नाम से बुलाया है विलियम शेक्सपियर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवरलियर पोएट सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट। तो कह रहा है कि जो कवरलियर है ना वो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, ठीक है, सिविल वार के दौरान। ठीक है, इन सिविल वार। क्लियर? कवरलियर। अगर मिलिटर की बात करते हैं तो एनसीपी आता है ना, मेटाफिजिकल कवरलियर एंड प्यूरिटन। ठीक है, जैकोबियन जो जेम्स फर्स्ट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि कॉन्सीट एंड वीड्स, दोनों ध्यान रखिएगा। कॉन्सीट और वीड्स जो एक प्रमुख फीचर हैं वो मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हैं, ध्यान रखिएगा। किसके? मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हैं कॉन्सीट और वीड्स। पोएटिक जस्टिस वाज टर्म क्वाइंड बाय थॉमस राइमर। तो पोएटिक जस्टिस जो है फ्रेंड्स थॉमस राइमर के द्वारा क्वाइन किया गया है। ड्राइडन एंड पोप बिलोंग टू न्यू क्लासिकल मूवमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ड्राइडन की बात है और साथ ही साथ अलेक्जेंडर पोप को है। कह रहे हैं कि दोनों लोग किससे बिलोंग करते हैं? तो न्यू क्लासिकल मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। द क्लोजेस्ट पीरियड ऑफ द न्यू क्लासिकल या अगस्टन एज 1660 टू 1750 बोल रहा है, यानी कह रहा है कि 1660 से लेकर के 1750 के बीच में न्यू क्लासिकल और अगस्टन एज दिखाया जाता है। इलियड की बात करते हैं। इलियड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय पोप। तो कह रहा है कि इलियड जो है पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। ठीक। ब्राइट स्टार की बात करते हैं। ठीक है, ब्राइट स्टार इज द लास्ट वर्क ऑफ जॉन किट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जॉन किट्स की सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स। 1795 और 1821, यानी 1795 में इनका जन्म होता है, 1821 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं जॉन किट्स के बारे में, और इनका अंतिम वर्क है ब्राइट स्टार। इसको भी स्टार लगा सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। थर्ड वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय किट्स कॉन्टेंट द पोएम हाइपेरियन। तो कह रहा है कि जो थर्ड वॉल्यूम पोएट्री आया था किट्स के द्वारा उसमें हाइपेरियन शामिल था। हाइपेरियन कब आया था? तो 1820 में। डन। इन 1818 एंडेमियन वाज पब्लिश बाय टेलर एंड हेयरसी। तो कह रहा है कि हेयरसी और टेलर के द्वारा एंडेमियन पब्लिश हुआ था 1818 में। लिखा गया था किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा, है ना, जॉन किट्स के द्वारा। जॉन किट्स वाज हेलेनिस्टिक पोएट। ये भी बोला गया है कि जॉन किट्स जो है एक हेलेनिस्टिक पोएट के रूप में देखे जाते हैं, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किट्स डेडिकेटेड हिज पोएम एंडेमियन टू थॉमस चैटरटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंडेमियन जो 1820 में पब्लिश होता है, ठीक है, एंडेमियन जो है 1820 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 1818 में पब्लिश होता है। हाइपेरियन है 1820 में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, किसको डेडिकेट किया गया है फ्रेंड्स? तो है थॉमस चैटरटन। एंडेमियन जो है थॉमस चैटरटन को क्या किया गया है? डेडिकेट किया गया है। किट्स वाज नॉट ओनली द लास्ट बट आल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिज्म, यानी डब्ल्यू.जी. लॉन्ग के द्वारा यह कमेंट किया गया है कि किट्स वाज नॉट ओनली द लास्ट, सिर्फ लास्ट ही नहीं है लेकिन बट आल्सो, बल्कि द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिसिस्ट, जितने भी रोमांटिसिस्ट हैं उसमें से सबसे परफेक्ट व्यक्ति हैं। जॉन किट्स को संदर्भित करते हुए डब्ल्यू.जी. लॉन्ग ने लिखा है। डन। किट्स पोएट्री was not imitated indeed शेक्सपियर्स बट शेक्सपियरियंस। कह रहा है कि आपको बता दें जो किट्स की पोएट्री है ना was not imitated, यानी नकल नहीं कही गई है, वास्तव में किसका नहीं किया गया है? शेक्सपियर्स का, बल्कि शेक्सपियरियंस का। यानी कह रहा है कि किट्स पोएट्री was not imitated इंडीड ऑफ शेक्सपियर्स बट शेक्सपियरियंस। ये मैथ्यू आर्नोल्ड का लाइन है, किट्स के पोइट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी चर्चा की है मैथ्यू आर्नोल्ड। यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि शेक्सपियर्स और शेक्सपियरियंस है। इसीलिए मैं कह रहा था कि टीजीटी से जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जरूर वीडियो को देखिएगा, एक से एक टीजीटी से संबंधित क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है, यानी टीजीटी के साथ साथ हमारे पीजीटी के लिए तो आज क्वेश्चन पेपर है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 है, कह रहा है कि लैम्ब। तो लैम्ब की बात कर लेते हैं। लैम्ब 1775 में पैदा होते हैं, 1834 में इनका डेथ हो जाता है। इनके अच्छे मित्र रहे हैं कौन? एस.टी. कॉलरिज, ठीक है। तो एस.टी. कॉलरिज का भी डेथ 1834 में होता है, ठीक। चलिए, तो लैम्ब की हम बात कर रहे हैं, रोमांटिक एसेइस्ट हैं। 1775 में पैदा होते हैं, 1834 में डेथ होता है। बिकेम इंटीमेट फ्रेंड ऑफ एस.टी. कॉलरिज।
यानी एसटी कॉलोनीज के बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। कहाँ? इन क्राइस्ट हॉस्पिटल। आपको बता दें क्राइस्ट हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं है बल्कि वही स्कूल है, नाम है उसका क्राइस्ट हॉस्पिटल। उसका दूसरा जो नाम है द क्राइस्ट हॉस्पिटल का स्कूल का द ब्लू कोट स्कूल्स, ठीक है, द ब्लू कोट स्कूल इसका नाम है, इसको भी ध्यान रखते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। 25 कह रहे हैं कि लैम्ब बिगन हिज लिटरेरी करियर एज अ पोएट। कह रहा है कि एक तो एसिस्ट है लेकिन अपना करियर एज ए पोएट के रूप में शुरू किए उन्होंने। ही इज़ नॉन एज अ पर्सनल एसेइस्ट और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से भी बोला जाता है, ठीक है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एस्से। तो पर्सनल एसिस्ट के लिए जाने जाते हैं, शुरू किया था एज ए पोएट। बढ़ते हैं आगे। हिज फ्रेंड विलियम गॉडविन प्रमोटेड हिम टू राइट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। चलिए, उनके मित्र थे कौन? विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन ने उनको प्रमोट किया था कि आप टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखो। ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टीजीटी वालों के लिए। आया था कब? 1807 में। और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर सिर्फ चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि उनकी बहन मैरी लैम्ब के द्वारा भी लिखा गया है। फ्रेंड्स, आपको बताना मैं चाहूँगा 20 प्लेज इसमें शामिल हैं, ठीक है, जिसमें से जो 14 हैं वो कॉमेडीज़ हैं, ठीक है, जो 14 हैं वो कॉमेडीज़ हैं। और जितने भी कॉमेडीज़ हैं लिखा गया किसके द्वारा? मैरी लैम्ब के द्वारा। और प्लस इसमें 6 ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज कलेक्टेड एस्से वेयर पब्लिश्ड इन 1823 अंडर द टाइटल एस्से ऑफ इलियास। तो सबको पता है कि एस्से ऑफ इलियास जो है फ्रेंड्स एक कलेक्शन है एस्से का जो 1823 में पब्लिश होता है। द ओल्ड फेमिलियर फेसेस जो 1789 में आया है, वेस्ट नॉन पोएम बाय चार्ल्स लैम्ब। तो कह रहे हैं कि अब चूँकि अपना कैरियर जो शुरू किए थे वो एज अ पोएट शुरू किए थे, तो उनका एक वॉल्डन पोएम है द ओल्ड फेमिलियर फेसेस जो 1789 में पब्लिश होता है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ रेफर्ड लैम्ब एज, देखिए वर्ड्सवर्थ मैंने बोला है ना, वर्ड्सवर्थ रेफर्ड लैम्ब। लैम्ब को क्या बोले हैं वर्ड्सवर्थ? लैम्ब द फ्रोलिक एंड द जेंटल। अब लैम्ब को वर्ड्सवर्थ साहब ने बोला है कि लैम्ब द फ्रोलिक, फ्रोलिक माने होता उल्लास, उल्लास से भरा हुआ व्यक्ति और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है कौन? लैम्ब, ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कमेंट किया है। इन सुपरनुएटेड मैन लैम्ब टेल्स अस हिज गुड बाय टू ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्पेशली 1600 में आया था, लेकिन उन्होंने कह रहा है और कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने गुड बाय बोल दिया, किसमें? सुपर एनुएटेड मैन में। और सुपर एनुएटेड मैन जो है 1820 में आया है, 1820 में लिखा गया है और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्होंने जिक्र करते हुए गुड बाय बोला है, ऐसा हमें बताया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पेंसर वाज कॉल्ड द पोएट्स पोएट बाय चार्ल्स लैम्ब। स्पेंसर को द पोएट्स पोएट बोला गया है किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वर्ड्सवर्थ इज सेली सोनेट ऑन वर्ड्सवर्थ। सेली के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है टू वर्ड्सवर्थ। और सेली की अगर बात करते हैं तो 1792 में पैदा होते हैं, 1822 में इनका डेथ हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, 1792 1822, क्लियर। टू वर्ड्सवर्थ एक सोनेट है, लिखा गया है सेली के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज सेलीस पोएम इन 12 कैंटोस। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है सेली के द्वारा लिखा गया कविता है जो 12 कैंटोस में है, लिखा गया 1817 में, पब्लिश होता है 1818 में। और यह द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो पोएम है ना वह मैरी सेली को डेडिकेट किया गया है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम पब्लिश होता है 1818 में, लिखा गया 1817 में, 12 कैंटोस में है, सेली के द्वारा लिखा गया पोएम है। सेली रोट पम्फलेट एट ऑक्सफोर्ड नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। अब देखिए यही है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जिसके ऑक्सफोर्ड से एक्सपेल्ड कर दिए गए थे। कब? 1811 में उन्होंने लिखा था और ऑक्सफोर्ड से निकाले गए थे इसी वर्क की वजह से। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म 1811 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा साहब। बढ़ते हैं आगे। पीटर वेल वर्ड्सवर्थ के द्वारा भी लिखा गया है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पीटर वेल द थर्ड। सेलिस पैरोडी ऑफ वर्ड्सवर्थ पीटर वेल। तो जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोयम पीटर वेल है ना, उसका एक पैरोडी है, नकल है, पैरोडी समझ रहे हैं ना, नकल है पीटर वेल द थर्ड, सेली साहब ने लिखा है। अब पहले बात कर लेते हैं सेली साहब का। सेली साहब ने लिखा है 1819 में, क्या है 1819 में बाय सेली, पीटर वेल द थर्ड नाम से, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पीटर बेल जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, वो लिखा गया था 1798 में, लेकिन 1819 में फाइनली पीटर बेल पब्लिश होता है बाय वर्ड्सवर्थ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमेथियस अनबाउंड इज सेलिस 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा। लिरिकल ड्रामा समझ रहे हैं ना, ए ड्रामा टू बी रीड यानी क्लोजेट ड्रामा है, ठीक है, क्लोजेट ड्रामा है। प्रोमेथियस अनबाउंड 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, 1820 में पब्लिश होता है, क्लोजेट ड्रामा है सेली के द्वारा। चलिए बात कर लेते हैं अब अर्नॉल्ड के बारे में। अर्नॉल्ड जो हैं वो सेली को बोले हैं किस रूप में, मिलोपोइक रूप में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अर्नॉल्ड ने सेली को मिलोपोइक बोला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द लाइन आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ इज टेकन फ्रॉम द क्लाउड, और क्लाउड लिखा गया है सेली के द्वारा 1820 में, ठीक है। आई एम द डॉटर ऑफ द अर्थ, वेजिटियंस वाले ध्यान रखेंगे भाई कि यह लाइन पूछा जा सकता है। द क्लाउड से लिखा गया सेली के द्वारा है 1820 में। सेली सेड हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, सेली साहब ने बोला है कि बिल्कुल जो हेल है ना, लंदन जैसे शहर की तरह है। हेल इज अ सिटी मच लाइक जस्ट लाइक लंदन, ठीक है, सेली ने बोला इस लाइन को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैंने जीवन के कांटों पर मैं गिर पड़ा। आई फॉल या मैं गिर पड़ता हूँ, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, सेली के द्वारा लिखा गया ये लाइन है, और ये लाइन लिया गया है ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड फ्रेंड्स आपको बताया था लिखा गया था 1819 में, और फाइनली पब्लिश होता है 1820 में। ये पब्लिकेशन डेट है और ये कंपोजिंग डेट है, ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 की बात कर लेते हैं। 41 है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो 1812 में पैदा होते हैं, जबकि इनका डेथ 1870 में हो जाता है। लर्नड शॉर्ट हैंड बिगन हिज करियर एज जर्नलिस्ट। चार्ल्स डिकेंस जो है फ्रेंड्स, उन्होंने शॉर्ट हैंड सीखा था, और साथ ही साथ उन्होंने अपना करियर एक पत्रकार के रूप में शुरू किया था एज अ जर्नलिस्ट। कौन? चार्ल्स डिकेंस, जिनका उपनाम बॉज है। बॉज वॉज द फैमिली नेम ऑफ डिकेंस एंड ही टुक हिज दिस नेम एज अ सीडोनेम। सीडोनेम के लिए अपना जो फैमिली नाम था बॉज, बॉज के जो नाम है बॉज, वह सीडोनेम के लिए, सीडोनेम जो होता है एक साहित्यिक नाम होता है, उस रूप में उन्होंने अपना लिया, रख लिया। द नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट जो 1837 में आया है, सोज द रिफॉर्मेटिव एंड आइडियलिस्टिक टोन। इसको ध्यान में रखिएगा हमारे पीजीटियंस। ओलिवर ट्विस्ट 1837 क्या शो करता है? रिफॉर्मेटिव एंड आइडियलिस्टिक टोन। द मोस्ट सेंटिमेंटल ऑफ ऑल डिकेंस नॉवेल इज द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो 1840 में आया है। डिकेंस के जितने भी नॉवेल्स हैं फ्रेंड्स, उसमें से सबसे सेंटिमेंटल जो नॉवेल है वो है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो 1840 में दिखता है। डेविड कॉपरफील्ड, आपको बता दें डेविड कॉपरफील्ड जो है फ्रेंड्स 1850 में आया है। ये कंसीडर किया जाता है क्या? ऑटोबायोग्राफी, यानी कहा जाता है कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफिकल टचेस है इसमें। डेविड कॉपरफील्ड जो 1850 में आया था, यानी जो कुछ भी लिखे थे अपने बारे में संभवतः लिखे थे। ब्लिक हाउस की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 1852 में पब्लिश होता है। इज अ सटायर ऑन द अब्यूजेस ऑफ लॉ कोर्ट। लॉ कोर्ट के बुराइयों पर एक सटायर है ब्लिक हाउस, 1852 में पब्लिश होता है बाय चार्ल्स डिकेंस। और वह कोर्ट का क्या नाम है? ओल्ड चांसरी कोर्ट। बता दिया है कि ओल्ड चांसरी कोर्ट है, स्पेशली इसकी बुराइयों के बारे में एक सटायर है ब्लिक हाउस 1852 में बाय चार्ल्स डिकेंस। हार्ड टाइम्स की बात कर लेते हैं। 1854 डील्स विद द लाइफ ऑफ अ सर्कस चाइल्ड नेम्ड सिसिजोपियो। कह रहा है कि जो हार्ड टाइम्स है फ्रेंड्स, वह एक जो सर्कस के बच्चा होता है जिसका नाम सिसिजोपियो के बारे में यह दिखाता है। हार्ड टाइम्स 1854 में बाय चार्ल्स डिकेंस। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, सबसे पहले बता दें टेल ऑफ टू सिटी जो 1859 में आया है। हिस्टोरिकल नावल है, पेरिस और लंदन जैसे दो शहरों का जिक्र है। इट डील्स विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया था, इसको दिखाया गया है इसमें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ 1859। अ टेल ऑफ टू सिटीज बिगिंस विथ, अच्छा एक लाइन भी है इसका, किससे शुरू होता है? इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो नावल है जो 1859 में आता है, यह उसकी बिगिनिंग लाइन है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यानी यह सबसे खराब समय है और यह सबसे बेकार समय है, अच्छा समय है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो 1860 में आया था फ्रेंड्स, इज अ स्टोरी ऑफ पिप। किसकी कहानी है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन में पिप जो है, पिप की कहानी है। एक आर्फन है, एक आर्फन अनाथ है, हु लिव्स विद हिज सिस्टर, जो अपनी बहन जो गरगेरी के साथ रहता है, ठीक है, उसका पिप की कहानी है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। 1860 में आया है बाई चार्ल्स डिकेंस। आवर म्यूचुअल फ्रेंड जो 1864 में आया, यह भी एक नावल है, ठीक है, लास्ट फिनिश्ड नावल है, विच सेंटर्ड अराउंड मनी एंड इट्स रिजल्ट, यानी पैसा और इसके परिणाम को केंद्रित करते हुए यह लिखा गया है। आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864 में पब्लिश होता है, लास्ट फिनिश्ड नावल है, किसके द्वारा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। नेक्स्ट है 52 की बात करते हैं फ्रेंड्स, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। क्या कर रहा है? मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो 1870 में आया था, डिकेंस अनफिनिश्ड नावल। ये कभी एक बात बता दें, अनफिनिश्ड नावल है और शायद कभी यह पब्लिश ही नहीं हुआ, यह पब्लिश ही नहीं हुआ। नहीं, ये पब्लिश हुआ है 1870 में, ये अनफिनिश्ड है लेकिन पब्लिश होता है 1870 में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए थायरसिस की बात कर लेते हैं। थायरसिस अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया। अर्नाल्ड की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1822 में पैदा हुए थे और 1888 में इनका डेथ हो जाता है। मैथ्यू अर्नाल्ड की बात कर रहे हैं। और थायरसिस की अगर बात करते हैं 1865 में लिखा गया एक एलजी है, 1865 में लिखा गया एक एलजी है, एक मोनोडू है। इट कमेमोरेट्स अर्नाल्ड्स रग्बी एंड ऑक्सफोर्ड फ्रेंड आर्थर हक क्लब, यानी आर्थर हक क्लब के डेथ पर, जो उनके रग्बी और ऑक्सफोर्ड के फ्रेंड्स थे, उनके डेथ पर यह लिखा गया मोनोडी है, एलजी है थायरसिस। द स्कॉलर जिप्सी जो है फ्रेंड्स 1853 में आता है और नॉल्ड्स पोयम है, 25 स्टेंजा है और 10 लाइन ईच, यानी हर स्टेंजा जो है 10 लाइन का है, ठीक है, और 25 स्टेंजा है। 1853 में पब्लिश होता है द स्कॉलर जिप्सी बाई मैथ्यू अर्नाल्ड। शेक्सपियर इज अर्नाल्ड सोनेट। अब देखिए शेक्सपियर, इसीलिए मैं कह रहा था, शेक्सपियर इज अर्नाल्ड सोनेट लिखा गया 1844 में, पब्लिश होता है 1849 में, ठीक। शेक्सपियर एक सोनेट है मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा। मेमोरियल वर्सेस जो आपको बता दें, एलजी है ऑन द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ, 1850 में उनका डेथ होता है और 1850 में मेमोरियल वर्सेस बाय अर्नाल्ड्स लिखा जाता है। मेमोरियल वर्सेस, इसमें हमें लग रहा है कि 2 या 3 राइटर्स को, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ 2 ऐसे और राइटर्स हैं, उनको जिक्र किया गया है मेमोरियल वर्सेस में, ठीक है। अर्नाल्ड कॉल्स गोथ को क्या बोले हैं अर्नाल्ड साहब? द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। फिजिशियन बोला गया है कि आयरन एज का या लौह युग के फिजिशियन रहे हैं कौन? गोथ, ठीक है। सेंट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है भाई साहब, सेंट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, सेंट ऑफ यूरोप गोथ को। क्वेश्चन नंबर बात करें 58 का, कह रहा है कि सोहराब एंड रुस्तम इज अर्नाल्ड्स नैरेटिव पोएम, जो 1853 में आया था। सोहराब और रुस्तम एक नैरेटिव पोएम है, फिरदौसी के शहनामा से लिया गया, या फिरदौसी के शहनामा से लिया गया है फ्रेंड्स, सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है, बाप बेटे की कहानी है, पढ़े होंगे आप जरूर। 59 की बात करते हैं। अर्नाल्ड बिकेम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर इन 1857। 1857 में ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर बने रहते हैं कौन? अर्नाल्ड। इन कल्चर एंड एनार्की बता दें सबसे पहले 1869 में यह पब्लिश होता है। मैथ्यू अर्नाल्ड प्लेसेस हिमसेल्फ एज अ फिलिस्टीन, अपने आप को इसमें उन्होंने फिलिस्तीन के रूप में रखा है, ठीक है। टी.एस. इलियट जो हैं अर्नाल्ड को क्या बोले हैं? एक प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर बोले हैं, यानी प्रोपेगेंडिस्ट का मतलब होता है प्रचारक, साहित्य के प्रचारक बोला गया है। और ओवर और स्कूल इंस्पेक्टर, और स्कूल इंस्पेक्टर आपको बता दें यही तो एक ऐसे राइटर जो स्कूल इंस्पेक्टर भी थे। और टी.एस. साहब ने अर्नाल्ड को क्या बोला है? प्रोपेगेंडिस्ट बोला है, मतलब प्रचारक, साहित्य के प्रचारक और अत्यधिक काम करने वाले स्कूल इंस्पेक्टर टी.एस. इलियट ने बोला है। अब चलिए टेनिसन की बात कर लेते हैं। बात करें 62 के तहत टेनिसन की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ था, जबकि 1892 में इनका डेथ हो जाता है। हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। कह रहे हैं डिफेंस ऑफ लखनऊ इज टेनिसन्स बैलेड। अब डिफेंस ऑफ लखनऊ जो है एक बैलेड है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1879 और 1879 में यह पब्लिश होता है डिफेंस ऑफ लखनऊ बाई टेनिसन। व्हेन टेनिसन डाइड अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले सिम्बलिन, मैंने बोला था ना शेक्सपियर से संबंधित, वर्ड्सवर्थ से संबंधित जरूर आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहा है कि जब टेनिसन मरे ना, तो एक कॉपी ऑफ शेक्सपियर प्ले के सिम्बलिन का एक कॉपी मिला था उनके बेड के नीचे। जब टेनिसन साहब मरे तो उनके बेड को खंगाला गया, तो सिम्बलिन का एक कॉपी उनके बेड के नीचे पाया गया था। तो ये देखिए इतिहास बन जाता है ना, तो इम्पॉर्टेंट है।
हमारे पीजीटी वालों के लिए भी, साथ ही साथ टीजीटी वालों के लिए। टेनिसन वाज अवार्डेड चांसलर मेडल इन 1829। इट शायद टेनिसन साहब टिम्बुक्टू के लिए ना, शायद टिम्बुक्टू के लिए उन्हें मिला था 1829 में चांसलर मेडल, ठीक है, टेनिसन साहब को। चले आगे बढ़ते हैं। क्रॉसिंग द बार, ये एपिटॉप है, कहते हैं लोग कि इसमें एपिटॉप शामिल है इनका। 1889 में फाइनली पब्लिश होता है द स्वान सॉन्ग ऑफ लास्ट वर्क ऑफ टेनिसन का लास्ट वर्क है, और इसमें इन्होंने एपिटॉप को शामिल किया है। इन मेमोरियम भी 1850 में पब्लिश होता है। टेनिसन वाज द क्वीन विक्टोरियाज फेवरेट, और कह रहे इन मेमोरियम जो है फ्रेंड्स टेनिसन का पोयम है जो क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट रहा है। 67 की बात करते हैं, कह रहे हैं कि डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, व्हाई शुड लाइफ ऑल एवर बी। लोटस ईटर जो 1832 और 1842 दो जगह पब्लिश होता है, 2 बार पब्लिश होता है। लोटस ईटर्स ये फ्रेंड्स 1832 में पब्लिश होता है, फाइनली 1842 में भी होता है। उसकी एक लाइन है डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, यानी मौत ही जीवन का अंत है। व्हाई शुड लाइफ ऑल एवर बी, यानी क्यों जीवन जो है हमेशा परिश्रम ही खोजता है, कुछ इस तरह की लाइन है। 1842 में बोला गया है, पब्लिश होता है लोटस ईटर्स। 1832 में भी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट, वेल नोन है, सबको पता है, रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट बोला जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। हार्डी की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं 1840 में पैदा होते हैं, 1928 में इनका डेथ होता है ना। हार्डी की बात कर रहे हैं हम। कह रहा है कि हार्डी फर्स्ट नावल द पुअर मैन एंड द लेडी, ये इनका फर्स्ट नावल है। वाज एग्जामाइंड बाय जॉर्ज मेरेडिथ, यह किसके द्वारा एग्जामाइन किया गया था? जॉर्ज मेरेडिथ के द्वारा। 1867-68 में यह लिखा गया है द पुअर मैन एंड द लेडी। लेकिन आपको बता दें फाइनली द पुअर मैन एंड द लेडी कभी पब्लिश ही नहीं होता है, कभी पब्लिश नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिसेपरेट रेमेडीज 1871 इज हार्डीज फर्स्ट नावल, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था जब हम फर्स्ट दिए थे, तो डिसेपरेट रेमेडीज जो है 1871 में ये फर्स्ट पब्लिश नावल है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो 1872 में आता है, ये जब पस्टोरल नावल है, हार्डी के द्वारा पस्टोरल नावल है 1872 में अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में हार्डीज थर्ड नावल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873। द हैंड ऑफ एथलबर्टा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1876 में आ जाता है। हार्डीज नावल इट्स सब टाइटल अ कॉमेडी ऑफ चैप्टर्स, देखिए द हैंड ऑफ एथलबर्टा जो 1876 में आया है, इसका जो सब टाइटल है फ्रेंड्स अ कॉमेडी इन चैप्टर्स है, अ कॉमेडी इन चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं। टू ऑन ए टावर 1882 में आया है, इज हार्डीज नावल, इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ रोमांस एंड फैंटेसी। कह रहा है किसका फ्यूजन है भाई साहब? रोमांस और फैंटेसी का फ्यूजन है। टू ऑन अ टावर 1882, ठीक है। 1886 में आता है द मेयर ऑफ कैस्टरबीज इज अ ट्रेजिक मास्टरपीस ऑफ हार्डी, तो हार्डी थॉमस हार्डी का एक ट्रेजिक मास्टरपीस है द मेयर ऑफ कैस्टरबीज, जो 1886 में पब्लिश होता है, बेहतरीन नावल है। जूड द ऑब्स्क्योर 1895 में आया है, नावल है हार्डी के द्वारा। इट इज़ द लास्ट कंप्लीट नावल ऑफ हार्डी, हार्डी के द्वारा अंतिम कंप्लीट नावल है, ठीक है, हार्डी के द्वारा। क्या? जूड द ऑब्स्क्योर 1895। हार्डी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ट्वाइस, इसको ध्यान रखिएगा, कितनी बार नोबेल प्राइज़ के लिए 2 बार नॉमिनेट हुए थे, लेकिन मिला 1 बार नहीं। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये भी कह रहा है कि 1873 में आया है, एक नावल है, नॉट पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक के लिए, निराशावादी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 जो है पेसिमिस्टिक नहीं है, निराशावादी नहीं है। चलें अब बढ़ते हैं टी.एस. इलियट की ओर। टी.एस. इलियट की बात करते हैं तो 1888 में इनका जन्म होता है, 1965 में फाइनली इनका डेथ होता है। द हॉलो मैन is the T.S. Eliot's poem. It is published in 1925. It contains 98 lines. तो कह रहा है कि द हॉलो मैन T.S. एलियट के द्वारा पोयम है, 1925 में पब्लिश होता है और 98 लाइन इसमें शामिल हैं। चलें। T.S. एलियट मेट इजरा पाउंड ऑन 22 सितंबर 1914, 1914 यानी 22 सितंबर 1914 को इजरा पाउंड से मिलते हैं। कौन? T.S. एलियट, ठीक। और इनका वर्क है द वेस्टलैंड जो 1922 में पब्लिश होता है। शायद डेडिकेशन किसको करते हैं? इजरा पाउंड को ही डेडिकेट करते हैं, द वेस्टलैंड 1922।
शेक्सपियर हैज आल्सो मेंशन्ड हालोमैन इन जूलियस सीजर। देखिए फिर आ गया, शेक्सपियर ने हालोमैन को अपने प्ले जूलियस सीजर में मेंशन किया है, हालोमैन को, तो पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रिल्यूड्स की बात कर लेते हैं। प्रिल्यूड्स जो है फ्रेंड्स एक पोयम है, किसके द्वारा, ये द प्रिल्यूड नहीं है, वर्ड्सवर्थ वाला नहीं है, प्रिल्यूड्स है, इलियट्स का पोयम है। इट कंटेन्स 54 लाइन्स। कितना लाइन है, 54 लाइन का पोयम है। 1910 या 11 में लिखा गया पोयम है और फाइनली 1917 में पब्लिश होता है प्रिल्यूड्स बाय टी.एस. एलियट। एस वेडनेसडे इज एलियट्स लॉन्ग पोयम इन 6 पार्ट। 6 भाग में है, लॉन्ग पोयम है। एस वेडनेसडे की बात करते हैं तो 1927 में लिखा गया है, 1930 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एस वेडनेसडे कह रहे कि इट इज़ आल्सो रेफर्ड हिज कन्वर्सेशन पोयम, यानी कन्वर्सेशनल पोयम है, साथ ही साथ रिलीजियस पोयम भी है। लिखा गया 1927 में, 1930 में पब्लिश होता है। एस वेडनेसडे लॉन्ग पोयम बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट रिगार्डेड शेक्सपियर्स प्लेस कोरियोलानस वन ऑफ द शेक्सपियर्स असर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। तो आप सबको पता है, अगर आर्टिस्टिक फिलर की बात करते हैं तो हैमलेट को बताया गया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के तहत टी.एस. एलियट ने, जबकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के तहत कोरियोलानस को उन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस माना है। किसको, कोरियोलानस को। टी.एस. एलियट ने शेक्सपियर के प्ले कोरियोलानस को। चलें आगे बढ़ते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो आप है और डिसोसिएशन है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एलियट यूज्ड द इन द मेटाफिजिकल पोएट्स। एक इनका वर्क है द मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात किया है एलियट साहब ने। अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट हैमलेट इज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। अच्छा, टी.एस. एलियट के अनुसार हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर माना गया है। मोनालिसा ऑफ लिटरेचर किसको, हैमलेट को। और हैमलेट कब लिखा गया था, 1599 से लेकर के 1602 तक या 1601 तक लिखा गया है। कमला दास की बात कर लेते हैं भाई साहब। कमला दास इंडियन पोएटिस रही हैं, केरला की स्पेशली। 1934 में इनका जन्म होता है, 2009 में इनका डेथ होता है। कमला दास फर्स्ट बुक का पोइट्री इन समर इन कैलकाटा 1965। तो समर इन कैलकाटा जो 1965 में पब्लिश होता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें से एक और इनका पोएम है एन इंट्रोडक्शन, जो पूरा अपना परिचय एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से बोली हैं, समर इन कैलकाटा में ही शामिल है एन इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी.एट. की बात करते हैं। हर सेकेंड बुक का पोइट्री इज़ द डिसेंडेंट्स, 1967 में पब्लिश होता है, द डिसेंडेंट्स बाई कमला दास। कमला दास वंस क्लेम्ड दैट पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री इंडिया। तो उन्होंने एक बार क्लेम किया था, दावा किया था कि पोइट्री जो है इस देश में नहीं बिकता है, ऐसा कमला दास ने बोला था। कमला दास गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985, 1985 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाता है, इनको मिलता है। आगे बोला गया कि आई एम द सेंट, आई एम द बिलवेड, मैं साध्वी भी हूँ, साधु भी हूँ, बिलवेड भी हूँ। कमला दास का ये जो लाइन है एंड इंट्रोडक्शन से लिया गया है, जो 1965 में से निकलता है, कहाँ से, समर इन कलकत्ता से, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन। माई स्टोरी 1976, कुछ समय पहले मैं अभी हाल ही में अपने कम्युनिटी बॉक्स में एक डाला था कि कन्वर्सेशनल यानी कंट्रोवर्शियल जो या डेयरिंग माई स्टोरी जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, वो किसका है, तो कमला दास का है, ध्यान रखिएगा। जो आया था 1976 में पब्लिश होता है। माई स्टोरी इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास। डन। चलिए अब बात करते हैं 93 का, मुल्कराज आनंद के बारे में बात करते हैं। 1950 आनंद मार्क ऑन प्रोजेक्ट टाइटल 7 एजेस ऑफ मैन। तो ध्यान रखिएगा 7 एजेस ऑफ मैन जो है एज यू लाइक इट में जैकस का भी स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर ये काम किए हैं, 7 एजेस ऑफ मैन। 1950 में मुल्कराज आनंद के द्वारा बात कर रहे हैं, लेकिन इनका जो जन्म होता है 1905 में होता है, जबकि 2004 में इनका डेथ होता है, मुल्कराज आनंद। मॉर्निंग फेस की बात कर लेते हैं। 1968 डॉक्टर आनंद नॉवेल विद ऑटोबायोग्राफिकल टचेस। तो मॉर्निंग फेस इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल है, 1968 में पब्लिश होता है और ऑटोबायोग्राफिकल टचेस है, ठीक। इन 1971 मुल्कराज आनंद गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस। तो मॉर्निंग फेस के लिए ही, ठीक है, मॉर्निंग फेस के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है 1971 में। और टाइम टू चेंज जो 1952 में आया है, इजकिल का ये लाइन है,
स्किल की अगर बात करते हैं, निजिम स्किल तो 1924 में पैदा हुए थे। कब हुए थे भाई साहब? 1924 में पैदा हुए थे और 2004 में इनका भी डेथ होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? निजिम स्किल की। एक वर्क है इनका ए टाइम टू चेंज, जो 1952 में पब्लिश होता है। इजिकल्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएट्री का फर्स्ट कलेक्शन है। द पोएट रिवील्स द क्वेरल्स ऑफ द मैरिड लाइफ ओपनली। खुले तौर पर जो शादी में जितने झगड़े होते हैं ना, यानी जो मैरिड लाइफ होता है, शादीशुदा जो जीवन होता है ना, उस झगड़े को उन्होंने बहुत अच्छे से रिवील किया है। ए टाइम टू चेंज 1952 बाय निजिम स्केल। निजिम रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1988। 1988 में उन्होंने निजिम पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए थे भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा 1988 में। 98 की बात करते हैं, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। इसकी लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है शायद, हाँ डन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है। इनके बारे में बात करते थे। 1874 में पैदा होते हैं, 1963 में इनका डेथ होता है। सामने लिखा हुआ है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, यानी अच्छी दो चार दीवारियाँ होती है ना, अच्छे पड़ोसियों को बनाती हैं। ये लाइन मेंडिंग वाल से लिया गया 1914 में। ये लिखा गया एक पोएम है, पब्लिश किया गया एक पोएम है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 1874 में पैदा होते हैं, 1963 में इनका डेथ होता है। हम बात कर रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। द रोड नॉट टेकन, यह भी उनका एक पोएम है, पॉपुलर लिरिक है। कहाँ से लिया गया है? माउंटेन इंटरवल जो 1916 में आया था, उससे लिया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, द रोड नॉट टेकन। जॉन कैनेडी की बात कर लेते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट इनवाइटेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये कह रहा है कि जॉन कैनेडी जो है फ्रेंड्स, अमेरिकन राष्ट्रपति रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनवाइट किया गया था उनके द्वारा। इन जुलाई 1855 लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन 12। ये वाल्ट हिटमैन की बात कर रहा है। और 1800 पहले बताता हूँ वाल्ट हिटमैन कौन है। 1819 में जन्म होता है, 1852 में उनका डेथ होता है। 1855 में एक उनका वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन 12 पोएम्स। 12 पोएम से पब्लिश होता है, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास 3 बार पब्लिश होता है। एक होता है 12 पोएम के साथ 1855 में, दूसरा आता है 1856 में 20 पोएम के साथ, और तीसरा आता है 1860 में 124 पोएम के साथ बाई वाल्ट व्हिटमैन 1819 टू 1892। डन। चलिए, तो लीव्स ऑफ ग्रास एक इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है किसका? वाल्ट व्हिटमैन का, ठीक है। एक और है लाइन उनका, कह रहा है कि पैसेज टू इंडिया। भाई साहब ध्यान रखिएगा इस लाइन को। पैसेज टू इंडिया इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन एंड पब्लिश 1871। यानी पैसेज टू इंडिया जो है 1871 में पब्लिश होता है, जबकि ए पैसेज टू इंडिया रिटेन बाय E.M. फोस्टर इन 1924। 1871 में व्हिटमैन के द्वारा पैसेज टू इंडिया पब्लिश होता है, और E.M. फोस्टर के द्वारा 1924 में ये पैसेज टू इंडिया पब्लिश होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 103 की बात करते हैं, ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929। हेमिंगवे के द्वारा, अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, एक नॉवेल है, और 1829 में पब्लिश होता है ए फेयरवेल टू आर्म्स। हेमिंगवे की बात करते हैं तो 1899 में पैदा होते हैं, 1961 में इनका डेथ हो जाता है, ठीक। हिमसेल्फ एज अ रोमियो एंड जूलियट आया ना, उन्होंने अ फेयरवेल टू आर्म्स को हैज़ बीन कॉल्ड बाय हेमिंगवे हिमसेल्फ एज अ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट के रूप में स्वयं को इसमें देखते हैं, ऐसा बोला गया है हेमिंगवे के द्वारा। हेमिंगवे वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1954। 1954 में नोबेल प्राइज़ से नवाजे जाते हैं हेमिंगवे। फॉकनर की बात करते हैं, इनका जन्म 1897 में होता है, जबकि इनका डेथ 1962 में हो जाता है। यह अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1949। 1949 में फॉकनर को मिलता है नोबेल प्राइज़, 1954 में हेमिंगवे को मिलता है नोबेल प्राइज़। चलिए, द हैमलेट इज अबाउट द फिक्शनल स्नोब्स फैमिली ऑफ मिसिसिपी। और कह रहे हैं कि फॉकनर के द्वारा एक वर्क है लिखा गया, द हैमलेट इज अबाउट द फिक्शनल मतलब काल्पनिक स्नोब्स फैमिली ऑफ मिसिसिपी। स्नोब्स फैमिली है उसका फिक्शनल लिखा गया है द हैमलेट, किसके द्वारा? फॉकनर के द्वारा, ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टाइटल ऑफ द नॉवेल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ्स फेमस सोलिलोकी 55। 55 समझ रहे हैं ना, एक्ट 5th और सीन 5th, यानी एक्ट 5th सीन 5th से लिया गया है सोलिलोकी, उस सोलिलोकी से लिया गया है द साउंड एंड द फ्यूरी, ठीक है। फॉकनर का एक नॉवेल है द साउंड एंड द फ्यूरी, और इसका टाइटल लिया गया मैकबेथ से। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सारा का सारा जो जितना भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है सब के सब इंपॉर्टेंट है फॉर TGT, साथ ही साथ PGT, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।